नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube के चैनल पर। हमने कुर्नों के मॉडल को हम पढ़ रहे थे और उस कुर्नों के मॉडल में हमने क्या पाया? हमने पाया कि जो भी कुर्नों का मॉडल है उसमें कुर्नों यह मान के चलते हैं कि एक विक्रेता यह मानता है कि पारस्परिक निर्भरता नहीं है, यानी उत्पादन मात्रा को जब वह अपनी निर्धारित करता है तो यह वह मानकर चलता है कि जो दूसरा विक्रेता है वो क्या करेगा, वो अपनी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। यह मानकर हमने क्या पाया? हमने पाया कि कुर्नों ये कहते हैं कि दोनों ही विक्रेता समान उत्पादन मात्रा, ठीक है, उनकी उत्पादन मात्रा समान होगी। साथ ही साथ क्या होगा? साथ ही साथ जितनी मात्रा को व्यक्तिगत रूप से उत्पादन कर रहे हैं उतनी मात्रा गैर उत्पादित भी रहती है, अनुत्पादित यानी उत्पादन नहीं होता है। तो कुल मिला जुला कर हमने कुर्नों के जो मॉडल है ना, कुर्नों का जो मॉडल हमने पढ़ा उसमें हमने ये पाया था कि चूंकि दो विक्रेता थे तो हमने पाया कि 1/3 भाग का दोनों ही विक्रेता उत्पादन करेंगे और जो गैर उत्पादित भाग था वो भी कितना था? 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर। साथ ही साथ हमने कहा कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा था? पूरा उत्पादन यानी जो टोटल प्रोडक्शन था वो कुल मांग का 2/3 था। ठीक है, हमने कुर्नों के मॉडल का वो गणितीय व्याख्या की थी कि किस तरह से गणितीय रूप से हमने देखा कि दोनों ही विक्रेताओं के प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है ना, रिएक्शंस की एक चेन बन गई थी और उस चेन के थ्रू यह निर्धारित हुआ, उस एक तरह से प्रतिक्रियाओं के श्रृंखला के थ्रू क्या निर्धारित हुआ, उससे होकर निर्धारित हुआ कि कितनी कितनी मात्रा का उत्पादन करेंगे। दोनों समान मात्रा का उत्पादन करेंगे और जितनी मात्रा का एक व्यक्तिगत विक्रेता उत्पादन कर रहा है उतनी मात्रा बाजार का जो कुल मांग है उसका गैर उत्पादित रह जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि कुर्नों के मॉडल की प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से, है ना, रिएक्शन लाइंस के माध्यम से, है ना, प्रतिक्रिया रेखाओं के माध्यम से किस तरह से व्याख्या होती है। आपने एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये पीडीएफ फॉर्मेट या पीपीटी टाइप की क्लास नहीं है ना, जैसा आप ओरिजिनल क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह का कुछ मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में कुछ लोग जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं नोट्स वगैरह के लिए, मैं उनसे कहूँगा आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, 3 महीने 4 महीने बाद एग्ज़ाम है। रिटन की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, किस तरह से उत्तरों को लिखना है। कई बार आप क्या करते हैं, लिखा लिखाया मटेरियल हमेशा आपके लिए घातक होगा, अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी, चाहे आप रिटन करने जाएं या ऑब्जेक्टिव करने जाएं, क्योंकि उसमें आपने अपना कुछ भी यूज़ नहीं किया, आपने सामने वाले का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। क्लास में क्या होता है, यहाँ आप हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है, एक बेहतर नोट्स बनाएंगे, एक है ना, जैसे मैंने कुर्नों पढ़ाया आपको, कुर्नों में पहले कुर्नों का मॉडल कब आया, किस तरह के अर्थशास्त्री हैं, द्वैधिकार क्या है, फिर मान्यताएं, फिर सिद्धांत क्या कह रहा है, फिर उसके डायग्राम और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो वो आपके शब्दों में होगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स वगैरह के बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपना नोट्स खुद से बनाइए, कोशिश कीजिए कि खुद से आपका काम हो सके। बहरहाल, तो आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? आज हम यहाँ पे आए हैं कि कुर्नों मॉडल की प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से या प्रतिक्रिया रेखाओं के माध्यम से किस प्रकार व्याख्या होगी। आइए हम उसको देख लेते हैं। स्टर कहाँ चला गया? यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि कुर्नों मॉडल की प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से, प्रतिक्रिया वक्रों या प्रतिक्रिया रेखाओं के माध्यम से, वक्रों के माध्यम से व्याख्या। अक्सर आप पाएंगे कि आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि कुर्नों मॉडल की प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, कुर्नों मॉडल बेसिकली जो हमने आपको बेसिक बातें बताई, सारी मान्यताएं वही होंगी। ठीक है, बस इसमें एक और मान्यता ले ली जाएगी और वो मान्यता यह है कि जो भी विक्रेता अपना निर्णय ले रहा है तो
वह क्या करेगा, वह दूसरे की जो उत्पादन मात्रा है उसको ध्यान में रख के लेगा, है ना। वह मान के ले रहा है कि जो दूसरी विक्रेता है उसकी मांगी गई उसके द्वारा जो उत्पादित मात्रा है वो स्थिर होगी। ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो भी फर्म प्रतिक्रिया कर रही है, ठीक है, जो भी फर्म, चाहे पहली फर्म प्रतिक्रिया कर रही है यानी पहला विक्रेता प्रतिक्रिया कर रहा है या फिर दूसरा विक्रेता प्रतिक्रिया कर रहा है, वह क्या करेगा, वह प्रतिद्वंदी के यानी जो सामने वाला विक्रेता है उसके विरुद्ध स्वयं जो है क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। बाजार के माध्यम से नहीं, स्वयं प्रतिक्रिया करेगा। स्वयं प्रतिक्रिया कैसे करेगा, यानी इसमें आपने एक अतिरिक्त जो मान्यता ली है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। आपने क्या अतिरिक्त मान्यता ली है, आपने ली है कि जो एक द्वैधिकारी फर्म है ना, मैं लिख देता हूं, एक द्वैधिकारी फर्म या विक्रेता, है ना, फर्म या विक्रेता ना, जो एक द्वैधिकारी विक्रेता है वो क्या करेगा, अपनी प्रतिद्वंदी यानी जो सामने वाला विक्रेता है ना, अपनी प्रतिद्वंदी विक्रेता या फर्म की उत्पादन संबंधी प्रतिक्रियाओं पर क्या करेगा, स्वयं निर्णय लेगा। ठीक है, स्वयं निर्णय लेगा, स्वयं प्रतिक्रिया लिख लीजिए, स्वयं प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ना, जो पहले कह रहे थे वही बातें अभी भी हैं, बस थोड़ा सा एक एजम्पशन और इसमें ऐड कर लेंगे। और वो क्या हमने आपको बताई कि कोई भी विक्रेता सामने वाले की प्रतिक्रिया पर अगर प्रतिक्रिया करने जाएगा, रिएक्शंस पर अगर रिएक्शन करने जाएगा तो वो क्या करेगा, वह कार्य वह स्वयं करेगा, बाजार के भरोसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आपको पढ़ना यह है कि कैसे प्रतिक्रिया वक्र या प्रतिक्रिया रेखाएं काम करती हैं, चाहे वो ए की हो या फिर बी की हो। देखिए एक डायग्राम हमने बनाया है, इसमें हमने क्या किया है, जो आपका एक्स एक्सिस है यानी जो आपका एक्स अक्ष है उस पर हमने प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ बी यानी बी की उत्पादन मात्रा को लिया है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, लंबवत अक्ष पर हमने क्या लिया है, हमने लिया है ए की उत्पादन मात्रा को, यानी ए कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये कहा कि हमने दो प्रतिक्रिया रेखाएं खींची, दो प्रतिक्रिया वक्र खींचे। किसके किसके, पहला तो हमने क्या किया कि हमने ए का प्रतिक्रिया वक्र खींचा, ये क्या है, ए का प्रतिक्रिया वक्र है, प्रतिक्रिया वक्र है या रेखा है। ठीक है, ये ए का प्रतिक्रिया रेखा है। दूसरी जो लाइन है हमने कहा जो ए एल है वो ए का प्रतिक्रिया वक्र है, ए का रिएक्शन लाइन है। दूसरी जो लाइन हमने खींची है वो हमने क्या कहा, हमने कहा ये क्या है, ये बी का प्रतिक्रिया रेखा है, प्रतिक्रिया रेखा है। ये किसकी प्रतिक्रिया रेखा है, आर, और इसको यहां बी लिख देते हैं, आर बी। ये किसकी प्रतिक्रिया रेखा है, ये मान लीजिए बी की प्रतिक्रिया रेखा है। हमने आपको क्या बताया पहले, एक्स एक्सिस पर बी की उत्पादन मात्रा और वाई एक्सिस पर क्या है, ए की उत्पादन मात्रा है। अब मान लीजिए कि जो ए विक्रेता है, ठीक है, मान लीजिए जो ए विक्रेता है वो कितनी मात्रा का उत्पादन कर रहा है, मान लीजिए कि वो, इसको ई मान लेते हैं, ओ ई मात्रा का उत्पादन कर रहा है। ऐसे में जो दूसरी फर्म है या जो दूसरा विक्रेता है वो क्या करेगा, जो बी की उत्पादन मात्रा कितनी हो जाएगी, यहां पे बी की उत्पादन मात्रा हो जाएगी ओ एफ के बराबर। देखिए पहले वाले ने कितना उत्पादन किया, ओ ई के बराबर। दूसरा विक्रेता क्या उत्पादन करे, जो बी है वह देखेगा कि ए कितना उत्पादन कर रहा है, ओ ई के बराबर। ऐसे में जो बी की उत्पादन मात्रा होगी वो ओ एफ के बराबर होगी। प्रतिक्रिया कैसे होगी, अब ए ने क्या देखा, ए ने देखा कि भाई ओ एफ मात्रा का उत्पादन कौन कर रहा है, बी कर रही है, बी की उत्पादन मात्रा कितनी है, ओ एफ के बराबर। ऐसे में वो क्या करेगा, हमने यहां पे क्या कहा है कि प्रतिद्वंदी विक्रेता की उत्पादन संबंधी प्रतिक्रियाओं पर स्वयं प्रतिक्रिया करेगा, और जब स्वयं प्रतिक्रिया करेगा तो
तो यह देखेगा कि बी की उत्पादन मात्रा OF है, तो इसका मतलब है हमें अपनी उत्पादन मात्रा थोड़ी घटा लेनी चाहिए। वह क्या करेगा, अपनी उत्पादन मात्रा को मान लीजिए यहाँ पे ले आएगा। मान लीजिए ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, ये आपका M हो गया है, और ये आपका यहाँ पे आप जब इसको मिलाएंगे तो आपका ये N पॉइंट हो जाएगा। अब आप क्या पाएंगे, अब आप पाएंगे कि जो A की उत्पादन मात्रा कितनी हो गई, देखिए OM के बराबर, जबकि जो B की उत्पादन मात्रा है वो ON के बराबर है। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि A की उत्पादन मात्रा घटी है, जबकि प्रतिक्रियाओं से B की उत्पादन मात्रा OF से बढ़कर ON हो गई है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि अभी क्या है, अभी B की जो उत्पादन मात्रा है वो कम है, A की उत्पादन मात्रा या A की जो विक्रय मात्रा है वो ज़्यादा है। ऐसे में क्या होगा कि अब A क्या देखेगा, A देखेगा कि B क्या कर रहा है, ON मात्रा का उत्पादन कर रहा है। अब ON उत्पादन मात्रा को ध्यान में रखकर A जब प्रतिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, वह अपनी उत्पादन मात्रा को और कम कर देगा, और वो और कम करते करते बिंदु C पर पहुंचेगा, जहां दोनों प्रतिक्रिया वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस बिंदु को हम कहेंगे ये आपका बिंदु C है। इसे आप क्या कहेंगे, ये आपका कुर्नो का बिंदु है। कुर्नो बिंदु का क्या मतलब है, कुर्नो बिंदु का मतलब है, देखिए डायग्राम में भी आप देखेंगे कि जहां दोनों प्रतिक्रिया वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, A का रिएक्शन लाइन है ये B का रिएक्शन लाइन है, दोनों एक दूसरे को C पर काट रहे हैं, यहाँ पर संतुलन निर्धारित होगा। और संतुलन कितना निर्धारित होगा, संतुलन जो आपका निर्धारित हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए ये आपका S है और ये आपका T है। यानी अब देखिए दोनों ही, A क्या कर रहा है, OS के बराबर उत्पादन कर रहा है, और B क्या कर रहा है, OT के बराबर उत्पादन कर रहा है। ये OT इज इक्वल टू OS के, यानी दोनों की उत्पादन मात्रा समान होगी। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से, रिएक्शन लाइंस के माध्यम से कुर्नों को यहाँ पर समझाने का हमने प्रयास किया है। हमने कहा कि जो A का प्रतिक्रिया वक्र है वो क्या है, AL है, B का जो प्रतिक्रिया वक्र है वो RB है। हमने x एक्सिस पर क्या लिया है, B की उत्पादन मात्रा लिया है, y एक्सिस पर क्या लिया है, A की उत्पादन मात्रा को लिया है। हमने कहा प्रारंभ में जब फर्म A या विक्रेता A OE के बराबर उत्पादन कर रहा है, ठीक है, B ने क्या देखा, B ने देखा यार कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, B ने कहा कि हम OF के बराबर उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, A ने क्या देखा, A ने देखा कि यार OF मात्रा का उत्पादन तो हो रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वह अपनी उत्पादन मात्रा को घटाएगा, और जब वो उत्पादन मात्रा को घटाएगा तो उत्पादन मात्रा को घटा के क्या कर देगा, OM पर ले आएगा। हमने कहा OM कर दिया, A ने घटा के अपनी उत्पादन मात्रा को। अब B ने क्या देखा, B ने देखा कि उसके पास कितना उत्पादन करने का अवसर है, ON के बराबर, तो उसने अपनी उत्पादन मात्रा को बढ़ाकर ON कर दिया। हमने कहा कि दोनों फर्में एक दूसरे पर इसी तरह से प्रतिक्रिया करती रहेंगी और वो अंत में क्या पहुंचेंगी, कहां पे, कुर्नो समाधान पर, कुर्नो के संतुलन पर पहुंचेंगी। और जब वो कुर्नो संतुलन पर पहुंचेंगी तो A क्या करेगा, अपनी मात्रा को घटाकर OS के बराबर कर देगा, और कितनी मात्रा का B उत्पादन करेगा, OT के बराबर। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। देखिए इस तरह से जो संतुलन बन रहा है, आपने क्या देखा, अभी सबसे पहले उत्पादन कौन कर रहा था, A कर रहा था। इस चीज को आप इसके अपोजिट भी समझा सकते हैं। इसके अपोजिट का मतलब क्या होगा, इसके विपरीत भी। जैसे पहले फर्म B ने उत्पादन किया, मान लीजिए फर्म B यहां उत्पादन कर रही है कहीं पे, यहां पे, ठीक है, इसको इसी तरह से मिलाएंगे ऐसे ऐसे, फिर B का उत्पादन और घटेगा। यानी दोनों ही तरफ से, चाहे आप एक से उत्पादन शुरू करें, यानी अगर विक्रेता A है उत्पादन में वहां से शुरू करें, या शुरुआत में विक्रेता B उत्पादन में आया है, अंत में आप कहां पे पहुंचेंगे, कुर्नो समाधान पर, कुर्नो संतुलन पर पहुंचेंगे। और जो ये कुर्नो का जो ये मॉडल है, जिसका हमने प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से विश्लेषण किया है,
तो प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से इस विश्लेषण में क्या प्राप्त होगा, एक स्थिर संतुलन। कैसा है देखिए, कुर्नो समाधान मिल गया, और जब कुर्नो का जब समाधान मिल गया तो इसका मतलब है कि जो संतुलन है वो किस तरह का होगा, स्थिर और अद्वितीय संतुलन होगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कुर्नो समाधान में स्थिर संतुलन की व्याख्या किसके माध्यम से की जा सकती है, तो आप इसको प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से भी बहुत बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कुर्नो समाधान कैसे प्राप्त करेंगे, प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बेहद संक्षिप्त वीडियो है ये, क्योंकि कुर्नो के आगे का लेक्चर था। हाँ, कुछ आलोचनाएं जो कुर्नो की हुई, अगर आप उनको देखना चाहें तो कुर्नो की आलोचना सबसे पहली, देखिए जो भी मान्यताएं होती हैं किसी भी मॉडल की, वो उनकी आलोचनाओं का आधार बन जाती हैं। जैसे इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। कैसे, मान लीजिए हमको कुर्नो मॉडल की समालोचना करनी है, यानी कुछ आलोचना भी लिखनी है अंत में, तो आप क्या आलोचना करेंगे, क्या आलोचना का आधार हो सकता है भाई, उत्पादन लागत क्या शून्य हो सकती है? किसी भी चीज का आप उत्पादन करने जाएं तो क्या यह संभव है कि उत्पादन लागत शून्य होगी? मुझे लगता है नहीं। तो उत्पादन लागत शून्य नहीं होगी, यानी मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम कुर्नो क्या जीरो मान के चल रहे थे, एक्स एक्सिस पर मान के चल रहे थे, वो पूरी तरह से गलत बात है। दूसरी आलोचना किस बात पर हो सकती है, हम आलोचना बता रहे हैं आपको, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुर्नो को, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, केवल उत्पादन मात्रा को लेकर समंजन तो नहीं हो सकता। समंजन मतलब संतुलन, इक्विलिब्रियम जो पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई विक्रेता या दो विक्रेता अगर हैं ए और बी, क्या केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के द्वारा ऐसा करना चाहेंगे? भाई दूसरा यंत्र भी तो अपना सकते हैं, वो जो कीमत है। ये आलोचना किसने की? ये की आलोचना बर्ट्रैंड ने, ठीक है, बर्ट्रैंड ने इसकी आलोचना की। बर्ट्रैंड ने कहा यार केवल उत्पादन मात्रा को लेकर तो नहीं इतना क्रियाओं प्रतिक्रियाएं चलेंगी। भाई कीमत को लेकर भी तो ऐसी बात हो सकती है कि पहले ने कीमत अधिक रखी, दूसरे ने कीमत कम रखी, फिर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चली एक दूसरे के प्रति, और धीरे धीरे क्या हुआ, कीमत घटना शुरू हो गई। कीमतों को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा या गला काट प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है, इन्होंने क्या माना है कि क्लोज्ड मॉडल है। क्लोज्ड मॉडल यानी बंद मॉडल है, कोई नई फर्म प्रवेश नहीं कर रही। जरूरी नहीं है कि भाई नई फर्म प्रवेश ना करे, जब उत्पादन लागत शून्य है तो नई फर्में तो अपने आप प्रवेश करने लगेंगी, तो ये मान्यता भी ठीक नहीं है। चौथी बात क्या है कि चौथी बात यह है कि देखिए, क्रिया द्वारा न सीखने वाला मॉडल ये कहलाता है। क्रिया द्वारा न सीखना, हमने आपको यह भी बताया था, जैसे प्रतिक्रियाओं की हमने कहा एक श्रृंखला बन जाती है, लगातार एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। भाई क्रियाओं द्वारा वो सीख भी तो सकते हैं कि नहीं, ठीक नहीं है इतनी प्रतिक्रियाएं, हम आपस में बैठकर कोई बातचीत कर लें, कोई समझौता कर लें। तो ये बात ठीक नहीं है कि हम लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक श्रृंखला बन जा रही है, एक चैन सी बन जा रही है रिएक्शंस की, तो वो बात ठीक नहीं है, ठीक है। फिर एक और मार्शल ने भी कुछ कहा है इस पर। मार्शल ने कहा कि भाई हाँ, कि केवल एक मात्र पैरामीटर यही नहीं हो सकता है, उत्पादन मात्रा, कीमत भी हो सकती है, बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं। तो 1838 में जब कुर्नो का मॉडल आया, जो केवल और केवल उत्पादन मात्रा को ध्यान में रखकर बनाया गया। आप सोचिए कि कुर्नो यह कहते हैं अपने मॉडल में, आप इनकी मान्यता पढ़ेंगे, ये मानते हैं कि कोई भी विक्रेता जब उत्पादन कार्य करता है तो यह मानकर चलता है कि सामने वाला क्या करेगा, अपनी उत्पादन मात्रा को स्थिर रखेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वह अपनी उत्पादन मात्रा को बदलता है और यह भी अपनी उत्पादन मात्रा को बदलता है। तो ये एक उचित तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह पे, इस आधार पर आप कुर्नो की आलोचना कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बर्ट्रैंड के मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है। बर्ट्रैंड के मॉडल में हम ये देखेंगे कि बर्ट्रैंड ने क्या किया, केवल और केवल कीमतों को लेकर समायोजन करने का, संतुलन लाने का प्रयास किया, और यह देखने का प्रयास किया कि किस तरह से दो विक्रेताओं के बीच में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे मैं एक बार फिर से कह दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए,
नोट्स बनाइए इसके, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में यानी नेक्स्ट संडे तक जो है, जो अगला आने वाला रविवार है, तब तक मैं आपका अल्पाधिकार के जितने भी मॉडल हैं, जो भी बचे मॉडल हैं, बर्टेंड है, एजवर्थ है, स्टेकलबर्ग है, कोशिश करूँगा चैम्बरलिन को भी बताने की, ताकि आपका दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया बन जाए। और आप ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।